लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री, जिसका एग्जाम 13 फरवरी को है, उसके 5 और 3 नंबर वाले टॉप वीवीआई वायरल सब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और हाँ, इससे पहले आपका जो 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप लोग उसे भी जरूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको जितना भी क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ, ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका कई बार रिपीट हो चुका है और इस बार भी आपका आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। और यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही आसान शब्दों में बताने वाला हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपको रटने की जरूरत ना पड़े। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी होने वाली है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्थाओं का वर्णन करें। यानी कि ये जो आपका हड़प्पा सभ्यता था, इसमें आपका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन किस प्रकार से था, इसी के बारे में यहाँ पे डिटेल से लिखना है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका जेक बोर्ड के एग्जाम में 2014 में, फिर इसके बाद लगातार आपका 2015 में और 2020 में, यानी कि 3 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है और इस बार भी आने की आपका प्रबल संभावना है। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके तो बोले थोड़ा सा घुमा करके पूछ सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। तो इसी को और थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ सकता है कि सिंधु घाटी की नगर निर्माण योजना, कला कौशल व धार्मिक विश्वासों का वर्णन कीजिए। तो इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके तो घुमा करके पूछ सकता है कि हड़प्पा संस्कृति की विभिन्न विशेषताओं का विवेचना कीजिए। यानी कि एक ही क्वेश्चन को आपका 3-4 तरह से पूछ सकता है और चारों तरह के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका सेम होगा। सिर्फ शुरू में आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन के अनुसार आपको मॉडिफाई करना है। ठीक है, किस प्रकार से शुरू में आपको मॉडिफाई करना है ये यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको ज्यादा रटना ना पड़े, अच्छे से आप लोग समझ करके लिख सकते हैं। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना बच्चों, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। क्योंकि कितना इसका आंसर आपका 1.5 पन्ना होगा, 2 पन्ना होगा, तो क्या उतना रट पाओगे? नहीं, रट नहीं पाओगे। सिर्फ आपको समझ करके ही इसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करना है आपको। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन निम्न प्रकार से था। अगर ये शुरू के 2 क्वेश्चन पूछे, ठीक है, शुरू के 2 तरह के इस तरह से क्वेश्चन पूछे, तो आपको किस प्रकार से स्टार्ट करना है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन निम्न प्रकार से था। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछे, तीसरा नंबर इस तरह से क्वेश्चन पूछे, तो आपको स्टार्ट करना है कि सिंधु घाटी की नगर निर्माण योजना, कला कौशल व धार्मिक विश्वास निम्न प्रकार से था। इस प्रकार से स्टार्ट करना है, मतलब क्वेश्चन में जिस तरह से लिखा रहे उसी प्रकार से आपको स्टार्ट करना है। क्वेश्चन की तरह शुरू में आंसर को मॉडिफाई उस तरह से करना है, उसके बाद आपको सेम टू सेम उसी तरह से लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से था कि हड़प्पा संस्कृति की विभिन्न विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन के अनुसार आपको शुरू में लिखना है कि हड़प्पा संस्कृति अतो सभ्यता की विभिन्न विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ पे इस तरह मॉडिफाई करना है। इसके बाद आपका सारा क्वेश्चन का आंसर सेम होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन, तीनों प्रकार के जीवन के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सामाजिक जीवन को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन किस प्रकार से था। तो देखिए पहला पॉइंट आपको देकर के लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। यानी कि कुछ लोग वहां पे शाकाहारी भी थे और आपका मांसाहारी भी थे। ठीक, यानी कि दोनों प्रकार के वहां पे भोजन करते थे लोग। उसके बाद दूसरा यहाँ पे इसकी जो जीवन था, सामाजिक जीवन, की खुदाई से प्राप्त सुइयों के अवशेष से पता चलता है कि ये लोग सिले हुए वस्त्र पहनते थे। यानी कि वहां पे जो सुई मिला हुआ है उससे क्या पता चलता है कि लोग सुई का जो प्रयोग करता था, कपड़ा सिलने में प्रयोग करता था। यानी कि ये लोग सिले वस्त्र का प्रयोग करते थे, सिले वस्त्र पहनते थे। ये दूसरा हो गया। तीसरा इसका आपका कि इस सभ्यता के लोग आभूषणों के शौकीन थे। यानी कि हीरे जवाहरात, जो आपका ज्वेलरी है, इसका प्रयोग करते थे। तो बहुत ही आसान शब्दों में लिखना है इसी प्रकार से। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा इसका यहाँ सामाजिक जीवन किस प्रकार से था। चौथा पॉइंट देकर लिखना है कि मोहनजोदड़ो में नारियां
काजल, पाउडर आदि का प्रयोग करती थी। चंद्रोदड़ों से आपका लिपस्टिक के अवशेष मिले हैं, यानी कि जो मोहनजोदड़ो में आपका काजल भी मिला है, पाउडर जैसा भी आपका सामग्री मिला है, और वहाँ पे आपका लिपस्टिक, चंद्रोदड़ों में आपका लिपस्टिक के जैसा भी सामग्री मिला है, यानी कि ये भी अवशेष मिला हुआ है, यानी कि इसका भी प्रयोग करते थे। उसके बाद 5वां पॉइंट आपको देकर के लिखना है कि मिट्टी एवं धातुओं से निर्मित तरह तरह के बर्तनों का प्रयोग करते थे, यानी कि जो हम लोग आज जो मिट्टी एवं अन्य प्रकार के धातुओं का प्रयोग करके जो बर्तन हम लोग बनाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, उस प्रकार से भी सिंधु घाटी के लोग भी प्रयोग करते थे। कितना आसान भाषा में है, ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद 6ठा पॉइंट आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि फर्श पर बैठने के लिए चटाइयों के साथ साथ पलंग एवं चारपाई के भी परिचित थे। यहाँ प्राप्त नर्तकी से की मूर्ति से संकेत मिलता है कि हड़प्पा के लोग गाने बजाने के भी शौकीन थे, यानी कि वहाँ पे जो मूर्ति मिला हुआ है, नर्तकी की मूर्ति मिला हुआ है, इससे क्या पता चलता है कि वहाँ के लोग गाने बजाने के भी शौकीन थे। तो ये हो गया आपका सामाजिक जीवन, ठीक है। यहाँ पे सामाजिक जीवन भी लिखना है, धार्मिक जीवन भी लिखना है, और आपका जो आर्थिक जीवन है उसको भी लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सामाजिक जीवन। अब देखिए यहाँ पे धार्मिक जीवन लिखना है, ठीक है, धार्मिक जीवन लिखना है। फिर पहला पॉइंट आपको देना है, देखिए हड़प्पा सभ्यता में मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही ऐसा कोई भवन मिला है जिसे कि मंदिर की संज्ञा दी जा सकती है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कोई भी किसी भी प्रकार का मंदिर नहीं मिला है, ना ही ऐसा कोई भवन मिला हुआ है जिससे कि हम कह सकते हैं कि ये आपका एक मंदिर था, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। मातृदेवी आज दुर्गा, काली, चंडी, गौरी आदि के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि वहाँ के लोग किसकी पूजा करते थे, तो मातृदेवी की पूजा करते थे। और मातृदेवी को ही वर्तमान में हम क्या कहते हैं, दुर्गा माँ, काली माँ, चंडी माँ, गौरी माँ, यही आपका के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको देना है कि हड़प्पा वासी धरती को उर्वरता की देवी के मानकर उसकी पूजा करते थे, यानी कि जिस प्रकार से हम लोग धरती माता की पूजा करते हैं ना, उसी प्रकार से हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, ये धरती को उर्वरता, यानी कि जो फसल जिससे उत्पादन होता है, ठीक है, इसकी देवी मान करके उसकी पूजा करते थे, धरती माँ की भी पूजा करते थे, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे पत्थर अथवा मिट्टी से बनी लिंग योनि की प्राप्ति हुई है, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पा वासी लिंग पूजा करते थे। उसके बाद 5वां पॉइंट आपको देना है कि ये लोग वृक्ष में पीपल की पूजा करते थे और नाग पूजा के भी संकेत मिले हैं, जिस प्रकार से अभी भी पीपल का पूजा किया जाता है ना, ठीक है, पीपल का पूजा करते हैं बहुत सारे लोग, अभी भी हम लोग भी करते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म में काफी ज्यादा प्रचलित है। उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की भी लोग पूजा करते थे। बहुत ही सिंपल शब्द में आपको इस प्रकार से। 6ठा पॉइंट आपको देना है कि बड़ी संख्या में प्राप्त ताबीज संकेत देते हैं कि ये लोग तंत्र मंत्र का भी विश्वास करते थे। जो ताबीज मदोली पहनते हैं ना भैया, तो वहां से मदोली प्राप्त हुआ है, तो इससे मदोली से क्या पता चलता है कि तंत्र मंत्र में भी वहां के लोग विश्वास करते थे। उसके बाद 7वां पॉइंट कि स्वास्तिक का संबंध सूर्य पूजा से हो सकता है, वहां पे स्वास्तिक मिला हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, तो इसका संबंध किससे हो सकता है, इसका संबंध आपका सूर्य पूजा से हो सकता है, सूर्य की भी पूजा करते थे। अगला पॉइंट आपको देना है कि कालीबंगान एवं लोथल से ईंटों से बनी वेदी मिली है, जो कि अग्नि पूजा का साक्ष्य है, ठीक है, वेदी मतलब कुंड कह सकते हैं। कालीबंगान में हवन कुंड से अग्नि के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कि अग्नि के साक्ष्य मिले हैं, वहाँ हवन कुंड भी होता था, ठीक है, मिले हुए जिससे अग्नि होता था, ये पता चलता है। उसके बाद 9वां पॉइंट आपको देना है कि खुदाई से प्राप्त ताबीजों से यह पता चलता है कि ये लोग आपका अंधविश्वासी तथा भूत प्रेत में विश्वास करते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका धार्मिक जीवन, ठीक है, मतलब पूजा पाठ से जरूरी जो आपका पॉइंट था किसका किसका क्या पूजा करते थे, ये मैंने लिखा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने 9 पॉइंट बताया, 9 नहीं लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना भाई, 5 ही लिखना है। मैंने आपको 9 पॉइंट आपको बता दिया ताकि आपको कोई भी 5 पॉइंट याद रहे ना, तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और सारा देखिए बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर अब था यहाँ पे आपका आर्थिक जीवन, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर थे। खेतों में उर्वरता के कारण यहाँ अनाज की कमी नहीं थी, यानी कि यहाँ जो आर्थिक जीवन था बच्चों, यहाँ के लोग मुख्य रूप से किस पर निर्भर थे, तो कृषि पर निर्भर थे। और यहाँ की जो खेती थी ये काफी ज्यादा उपजाऊ थी, उर्वरता से भरा हुआ था, इस वजह से यहाँ पे अनाज की कमी नहीं होता था। हड़प्पा वासी कपास की भी खेती करते थे और वे लोग अपने के लिए कपड़े बनाते थे कपास से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका तीसरा पॉइंट है कि कृषि के साथ साथ हड़प्पा वासियों की अर्थव्यवस्था का आधार आपका पशुपालन भी था, यानी कि वहाँ पे आप लोग पशुओं का भी पालन करते थे, ठीक है, आप लोग नहीं हड़प्पा वासी, जैसे कि आपका गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा, ऊंट इनके प्रमुख पालतू जानवर थे। कुत्ता शिकार में काम आती थी, ठीक है। इनके अलावा बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरण, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू एवं हंस आदि के चित्र भी यहाँ पर प्राप्त मूर्तियों एवं खिलौने के मोहरों में पर मिले हुए हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखना है आपको कि कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त
हड़प्पावासी शिल्प एवं उद्योग धंधों का भी काम करते थे, यानी कि कृषि और पशुपालन का काम तो करते थे, लेकिन वहां के लोग साथ ही साथ आपका शिल्प और उद्योग धंधों में का भी काम करते थे। ठीक है, तो ये आपका हो गया इतना आंसर। ठीक है, अदम बहुत यहाँ पे देखिए मैंने आपको इसमें 6 पॉइंट बताया, आपका जो सामाजिक जीवन में इसमें भी आपको 5 को लिखना है, फिर यहाँ पे 9 महीने बता दिया, उसमें भी 5 को आपको लिखना है, और यहाँ पे जो 4 मैंने आपको बताया ये 4 आपको लिखना है। ठीक है, इससे आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा, और इसी प्रकार से पॉइंट देकर के लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से पॉइंट देकर के लिखने से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। जो कॉपी जांचने वाला रहता है तो उसको लगता है कि बच्चा यहाँ पे एकदम क्लियर माइंड से लिखा है, आपको कुछ भी लिखिए पॉइंट देकर के लिखिए। ठीक है बच्चों, अगर उस तरह से एकदम निबंध जिस प्रकार से लिखते हैं ना, गाय पर निबंध एकदम रपट दिए हैं, पूरा पैराग्राफों नहीं छोड़े हैं, उस तरह से लिखने से क्या होता है मालूम है कि वहाँ पे उसको जो कॉपी जांचने वाला बूढ़ा लोग होता है, मतलब थोड़ा सा उम्रदराज लोग होता है, वो चिड़चिड़ाने लगता है, दिमाग खोज नहीं पाता है, इस तरह से पॉइंट देखता है तुरंत ही नंबर देता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना दोस्त। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन में देखिए और भी क्वेश्चन आपका बन सकता था कि देखिए कि आपका हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालें, यानी कि इसका धार्मिक जीवन क्या था उसके बारे में लिखना है। 2016 में आ चुका है क्वेश्चन। अब तो इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं एवं धार्मिक प्रथाओं की विवेचना करें, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक अनुष्ठान के संकेत पर यहाँ पे प्रकाश डालें। तो देखिए यही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे भी मैंने बताया। अरे भैया धार्मिक स्थिति के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो धार्मिक जीवन मैंने आपको बताया तो यही तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो अगर ये पूछे तो यही आपका 9 पॉइंट बताएं, 6 पॉइंट लिख देना है। यानी कि एक ही क्वेश्चन को आप लोग इस प्रकार से पढ़िए कि उसे 5-6 तरह का क्वेश्चन बन सके। ठीक है, और उस तरह का क्वेश्चन पूछे, देखिए कि पूछ ये रहा है 2016 में आपका क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको 9 पॉइंट बताया इसमें से ये आपको कोई भी 5 पॉइंट लिख दीजिएगा ना तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे ना बातों को। धार्मिक जीवन बता दिया, अब तो इसी में आपको और क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन को लिखें, तो सिर्फ सामाजिक जीवन को यहाँ पे जो बताएं वो लिख दिए। अब तो बोलेगा कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करें। ठीक है, तो ये आपको जो मैंने बताया 4 पॉइंट ये लिख सकते हैं। बात समझ रहे ना, अलग अलग करके भी पूछ सकता है, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, और यहाँ तो 3 बार से पूछिए रहा है, तीनों मिला करके। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूछ सकता है। तो इसका भी आंसर मैंने बताया कौन ला, धार्मिक जीवन लिख देने से हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ स्टार्ट आपको इस प्रकार से करना है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति तो धार्मिक जीवन निम्न प्रकार से था, इस तरह से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन के अनुसार आपको स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर प्रकाश डालें। ठीक है, एक क्वेश्चन 2013 में आ चुका है और 2017 में भी आ चुका है। ठीक है, यानी कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता था बच्चों, इसका पतन कैसे हुआ, इसकी समाप्ति कैसे हुई, इसका अंत कैसे हुआ, उसी के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है, उसके अंत होने के कई कारणों का अनुमान लगाया गया है, यानी कि इसका पतन कैसे हुआ इसके बारे में इतिहासकारों में क्या है, मतभेद है, सभी का आपका अलग अलग राय है कि इसका पतन कैसे हुआ, इसका अंत कैसे हुआ। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट है आपका कि हड़प्पा के पतन का मुख्य कारण प्राकृतिक प्रकोप जैसे कि आपका बाढ़, भूकंप अथवा महामारी होने का माना गया है, परंतु इस सभ्यता के 7 स्तर मिले हैं। ठीक है, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि इस युग के नगर कई बार उजड़े और बसे हैं, यानी कि यहाँ का जो इसका मुख्य रूप से कहा जाता है कि पतन हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या माना जाता है, प्राकृतिक को माना जाता है कि बाढ़ आ गया होगा। ठीक है, सिंधु घाटी नदी से बाढ़ आ गया होगा, तो यहाँ पे कोई भूकंप आ गया होगा, तो कोई महामारी फैल गया होगा, कोरोना जैसा। ठीक है, तो इससे सारा लोग मर गए होंगे, यहाँ इसका अंत हो गया होगा, ये माना जाता है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे इस युग के जो नगर थे, यहाँ पे 7 तरह के आपका क्या 7 स्तर में मिले हुए इस सभ्यता के साइड से, तो कहा जाता है कि इसका जो अंत हुआ है बच्चों, एक बार कई बार उजड़ करके फिर बसा है, फिर उजड़ा है, इस तरह से हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या अनुमान लगाया जाता है कि कालांतर में जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा के बंजर या ऊसर होने की संभावना व्यक्त की गई, जिससे यह सभ्यता समाप्त हो गई, यानी कि वहाँ का जो उपजाऊ भूमि था ये क्या हो गया आपका, वहाँ पे जलवायु परिवर्तन हुआ और जो आपका उपजाऊ भूमि था ये आपका बंजर बन गया, कुछ उत्पादन होने नहीं लगा, तो वहाँ छोड़ करके सारे लोग भाग गए, तो कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, इस प्रकार से भी उजड़ सकता है। तो तीसरा कारण कि इस बात से कि भी प्रमाण है कि हड़प्पा सभ्यता पर विदेशी बर्बर जातियों के आक्रमण हुए, ये आक्रमण हड़प्पा के पतन के कारण हो सकते हैं, यानी कि ये भी व्यक्त किया जाता है कि यहाँ पे कोई भी आपका विदेशी बर्बर जातियों ने हमला कर दिया होगा और सभी को काट पीट दिया होगा, सभी को मार दिया होगा, ये भी लगाया जाता है। चौथा पॉइंट है तो व्यक्त किया जाता है कि मोहनजोदड़ो के खंडरों में बहुत भारी संख्या में अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। इस अस्थि पंजरों यानी कि हड्डियों के में कुछ कंकाल स्त्रियों और कुछ बालक बालिकाओं के हैं। ये कंकाल कुछ बड़े कमरों, सीढ़ियों तथा गलियों में मिले हैं। इनमें किसी बर्बर आक्रमण और सामूहिक हत्या का अनुमान करना अनुचित नहीं लगता है, यानी कि इस प्रकार से वहाँ पे महिलाओं की,
के बालिकों के बालक बालिकाओं का कंकाल मिला हुआ है, हड्डी मिला हुआ है, तो इससे ये भी लगता है कि वहाँ पे कोई आपका विदेशी आक्रमण तेजी से हुआ होगा, जिन्होंने वहाँ पे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, स्त्रियों को भी नहीं छोड़ा, उसे भी मार दिया। ठीक है, ये भी कारण हो सकता है। पांचवा कारण कि इतिहासकारों ने यह व्यक्त किया है कि अंततः यह संभावी आर्य जातियों जैसी आपका सूर बलशाली जाति के नियंत्रण एवं सुनियोजित आक्रमण के कारण नष्ट हो गया। यानी कि जो आपका आर्यों जैसे कि आपका सूर बलशाली जाति थे, इन्होंने भी आक्रमण करके इसे मार दिया होगा, खत्म कर दिया होगा। ठीक है, ये हो गया आपका 5 पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो सकता है, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो सकता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मोहनजोदड़ो की नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है, यानी कि जो मोहनजोदड़ो का नगर निर्माण हुआ था, वहाँ की सड़कें हैं, वहाँ की भवनें, वहाँ की नालियाँ किस प्रकार से था, उसी के बारे में लिखना है। तो इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की स्थापत्य कला का विवरण दीजिए। स्थापत्य कला का मतलब क्या होता है, यही नगर निर्माण होता है। ठीक है, उसी का यहाँ पे विवरण देना है। ठीक है, देखिए दो तरह से क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन आपका 2019 में आ चुका है, और 2009, 10, 11, 12 में तो ये भी किया है। ठीक है, मतलब कई बार ये क्वेश्चन आपका जो करवा रहा हूँ रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलिए अगले इसका आंसर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की, देखिए यहाँ पे उत्खनन के प्राप्त साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगर निर्माण कला में पूर्ण रूपेण कुशल थे, यानी कि बहुत ही कुशल थे, बहुत ही अच्छे से नगर निर्माण करना इन लोगों को आता था। उनकी नगर निर्माण योजना की निम्नलिखित अनूठी विशेषताएं हैं, यानी कि उनकी जो नगर निर्माण की आपकी विशेषताएं हैं वो बहुत ही यूनिक था, जो कि आपका ये है। ठीक है, पहला इसका विशेषता क्या है कि इनकी नगर योजना आपका सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक था, यानी कि इनकी जो नगर योजना थी बच्चों, ये आपको सुव्यवस्थित था, यानी कि जैसा तैसा नहीं था, लाइन में घर था, सड़कें सीधी थी, एक दूसरे को सड़कें आपका 90 डिग्री में काटता था, नालियां वहां पे ढकी हुई होती थी। सोचो उसी समय का घर होते हुए भी आपका पक्के ईंट का प्रयोग किया गया था घर में, यानी कि सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से था, जैसा तैसा नहीं। ठीक है, जिस तरह से गांव देहात में यहाँ घर बना दिया, वहां बना दिया, गली कहीं पे चौड़ा कर दिया, नहीं, वहां गली भी आपका एक समान था। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट आपका कि मोहनजोदड़ो नगर लगभग 1 मील में विस्तृत था। इसके चारों ओर सुरक्षा हेतु 4 दीवारी का निर्माण किया गया था। ऐसी व्यवस्था हड़प्पा में भी थी, यानी कि वहां पे जो आपका मोहनजोदड़ो था बच्चों, ये आपका 1 मील आपका क्षेत्रफल में फैला हुआ था। और ये जो मोहनजोदड़ो, इसमें आपका क्या हुआ था, आपका 4 दीवारी यानी कि हाता दिया गया था, जिस तरह से पहले के जमाने में किला होता था ना, उस प्रकार से, उतना बड़ा दीवार नहीं, पर जिस तरह से हम लोग बाउंड्री देते ना, उस प्रकार से था। और ऐसी व्यवस्था आपका हड़प्पा में भी था और मोहनजोदड़ो में भी था। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है कि नगरों की सड़क की व्यवस्था उत्तम थी, सड़कें और गलियां सीधी बनाई गई थी, यानी कि बहुत ही अच्छा सड़क व्यवस्था था। वहाँ की जो सड़कें और नालियां थी, एकदम गलियां तो कह सकते हैं नालियां, और एकदम सीधे रूप से बनाया हुआ था, वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि 90 डिग्री में एकदम सीधा, कोई टेढ़-फचक नहीं। ठीक है, मुख्य सड़कें में आकर के गलियां मिलती थी, यानी कि जो मुख्य सड़क था उसमें कई गली आकर के मिलता था। ठीक है, सड़कों के दोनों ओर आपका मकान बने होते थे। ये सड़क का आपका दोनों ओर आपका क्या हुआ था, मकान बना हुआ होता था, एकदम सीधा सीधी। ठीक है, उसके बाद देखिए, रुकिए थोड़ा, हाँ चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे 5वां पॉइंट आपको देना है इसकी विशेषता कि मोहनजोदड़ो शहर की एक अनूठी विशेषता उसके सुनियोजित जल निकास प्रणाली थी, यानी कि आपका उसका जो जल निकास प्रणाली थी, यानी कि जो नाली का पानी निकलता था, ये बहुत ही बेहतरीन था। एकदम जो नाली था बच्चों, ये बड़ा नाली होता था, उसमें बहुत छोटी छोटी आकर के नलियाँ मिलती थी। सोचो कितना विकसित था। उसके बाद देखिए 6ठा पॉइंट इसका कि आधुनिक युग के समान हड़प्पा सभ्यता के लोग भी नालियों के निर्माण एवं प्रयोग से परिचित थे। प्रत्येक घर की नाली सड़क के किनारे बनी मुख्य नाली में मिल जाती थी। इस प्रकार की मिट्टी और चूने से बनी नालियां ईंटों से ढकी रहती थी। यह व्यवस्था विश्व में अनुपम है, यानी कि उसकी जो नालियां थी आपका मिट्टी और चूने से बनी नालियों में ईंट से ढकी हुई रहती थी। ठीक है, बहुत ही अच्छा व्यवस्था था। अगला देखिए, नगर में स्वास्थ्य एवं सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था, सब साफ सुथरा रखा जाता था। 8वां पॉइंट आपका कि मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक प्रयोग के लिए विशाल माल गोदाम और एक विशाल स्नानागार का प्राप्त हुआ है, यानी कि वहाँ पे अन्नागार प्राप्त हुआ, यानी कि एक बड़ा सा घर होता था। ठीक है, जिसमें अन्न रखे जाते थे आपका, मतलब जितने भी प्रकार के माल हो गए हैं, जैसे कि आपका खाने का जो अन्न हो गया, खाद्यान्न पदार्थ हो गया, वो रखा जाता था। एक स्नानागार भी मिला है सार्वजनिक विशाल। ठीक है, जहाँ पे लोग एकदम 20-50 लोग एक साथ नहा सकते थे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। मैंने यहाँ पे 8 पॉइंट बताया, कोई भी आप लोग 5 पॉइंट लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। 2023 में हाल ही फिलहाल ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो देखिए, भारत के प्रसिद्ध पश्चिमी उत्तर भाग में विकसित हड़प्पा सभ्यता, जिसका काल आपका 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसका निम्नलिखित विशेषताएं इस तरह से स्टार्ट करना है। पहला विशेषता क्या था कि यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन था। आप लोग ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, विश्व की सबसे प्राचीनतम
प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो उसी के समकालीन यानी कि वहाँ पे आपका इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और भारत और पाकिस्तान में आपका ये सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता था, इसी के समकालीन था। सम का मतलब क्या होता है? बराबर, और काल का मतलब समझ लो जो काल में अभी हम चल रहे हैं यानी कि आप लोग हमारे समकालीन हो, ठीक है, हम लोग एक ही युग में जी रहे हैं, ठीक है, वही युग में आपका मेसोपोटामिया के युग में ही आपका हड़प्पा सभ्यता था। उसके बाद देखिए इस सभ्यता के लोग कांसा बनाने की कला में निपुण थे, जबकि शेष भारत ताम्रपाषाण युग में जी रहा था। यानी कि यहाँ पे कांसा बना रहे थे। कांसा किसका मतलब मिश्रण है? तो कांसा आपका Cu और Sn यानी कि आपका कॉपर और टीन का मिश्रण है, ठीक है। तो ये मिश्र धातु का प्रयोग करते थे, जबकि सारा लोग अभी तक जो संपूर्ण भारत है वहाँ पे सिर्फ कॉपर का ही प्रयोग होता था, मतलब कॉपर मतलब तांबा का ही प्रयोग होता था। ताम्रपाषाण युग में जी रहा था, ये कांस्य युग में जी रहा था। यह एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता यानी कि शहर के टाइप का जैसा था। चौथा पॉइंट है कि इस सभ्यता के काल में नगर योजना अत्यंत उच्च कोटि की थी। आधुनिक नगर व्यवस्थाओं से मिलती जुलती साफ सफाई और सुविधाओं का प्रबंधन था, यानी कि बहुत ही अत्यंत उच्च कोटि का यहाँ पे आपकी नगर व्यवस्था थी। साफ सुथराई, बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छा से रखा जाता था। अगला पॉइंट है आपका कि इस सभ्यता के लोग मनोरंजन और क्रीड़ा केतु के जीवन के अभिन्न अंग समझते थे। इनका समाज अत्यंत सुखी, समृद्ध और शांति प्रिय था, यानी कि मनोरंजन का भी साधन यहाँ पे होता था। खेल खेलते, क्रीड़ा का मतलब खेल हुआ, खेल भी खेलते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका छठा पॉइंट है कि इस सभ्यता के लोग धार्मिक विश्वासों पर आस्था रखते थे। माता देवी, पशुपति महादेव, लिंग पूजा, प्रकृति की उपासना करते थे, यानी कि जिस प्रकार से अभी हम लोग पूजा करते हैं उस प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान भी पूजा करते थे। ये इसकी विशेषता हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको 6 पॉइंट ये बताया, ठीक है बच्चों। तो ये आपका जो 4-5 क्वेश्चन था पहला चैप्टर का, ठीक है। इससे आपका एक 3 नंबरिया क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 3 नंबरिया क्वेश्चन और 5 नंबरिया में अंतर नहीं है, बात समझ नहीं रहो आप लोग। 3 नंबरिया क्वेश्चन को कभी 5 नंबरिया में पूछ देता है और 5 नंबरिया क्वेश्चन को 3 नंबरिया में पूछ देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना आना चाहिए। अगर 3 नंबरिया क्वेश्चन अगर 5 नंबरिया क्वेश्चन अगर 3 नंबरिया में पूछता है बच्चों, तब 5 नंबरिया क्वेश्चन तो यहाँ पे मैंने आपको सारा बताया। तो सारा का आपका 5 पॉइंट बताया, किसी में 6 पॉइंट बताया, किसी में 8 पॉइंट बताया। वही क्वेश्चन को अगर 3 नंबर में पूछता है तो 3 से 4 पॉइंट आप लोग लिख करके आंसर उसका सिमटा देंगे। कम नंबर में पूछता है तो कम छोटा लिख करके लिखना है, एकदम कम बड़ा बड़ा लिखना है। अगर 5 नंबर में पूछता है तो ज्यादा बड़ा बड़ा लिखना है। बात समझ रहे हो ना, छोटा बड़ा करना आना चाहिए, इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट बताया। 3 नंबर में पूछ रहा है तो 4 पॉइंट लिखिए, 5 नंबर में पूछ रहा है तो 5 से 6 पॉइंट लिखिए, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। और भी ज्यादा पॉइंट आपको 7-8 पॉइंट इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आपको, अगर मैं 6 पॉइंट 6 बताऊंगा तो रट के तो याद नहीं रह सकते ना। 9 को पढ़ के जाइएगा तो 5 को जरूरी याद रहेगा और आसानी से लिख के नंबर उठा सकते हो। बात समझ रहे हो ना। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करते नहीं हो भाई। कमेंट करके आप लोग फटाक से बताइए, क्या इतना आसान लैंग्वेज में कोई बताता है क्या? नहीं ना भाई साहब, आंसर अपने से लिखे, कोई किताबी लैंग्वेज आंसर नहीं है कि इसका किताब से उठा लिए, गेस्ट पेपर से उठा लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आंसर इसका अपने से तैयार किया गया है और आसान शब्दों में आपको मैंने बताया ताकि आपको रटना ना पड़े, ठीक है। वीडियो को जो ध्यान से देखा होगा ना उसको एकदम आसानी से याद हो गया होगा। जो ऐसा नहीं कि वीडियो चल रहा है नीचे स्क्रॉल कर रहा है बाबू, इस तरह से चल रहा है, यूट्यूब में देख रहा है नीचे क्या आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वीडियो को आराम से मोबाइल को कोना में जो रख करके देखा होगा, ध्यान से सुन रहा होगा, उसको याद हो गया होगा एक बार में। आज जिसको नहीं हुआ, थोड़ा सा डाउट है, तो वो वीडियो को क्या कीजिए, 2 बार, दूसरा बार देखिए और दूसरा बार आपका 2x2 में करके देखिए, स्पीड बढ़ा करके देखिए, ठीक है। स्पीड किस तरह बढ़ाना है जानते हो, नहीं जानते तो कमेंट करना, बता दूंगा अगला बार। बात समझ रहे हो ना दोस्त? हाँ, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे भी आपको इस प्रकार से और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, और कौन कौन से सब्जेक्ट की आपकी तैयारी छूट रही है, किसका मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाऊं, वो भी आप लोग बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी वीडियो आपका आने वाला, सारा का प्लेलिस्ट बन चुका है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 200 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।